हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास जो आपका 12th है, साथ ही उसके ऑल चैप्टर्स जो आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको हमने छोड़ा है। सारे जो आपके चैप्टर्स है, फर्स्ट टू 7 चैप्टर्स एंड ऑल द टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को हमने इसमें कवर अप करने का प्रयास किया है। साथ ही आप रिग्रेट करोगे अगर आपने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है जो आपके एग्जाम में आपका बाहर आ जाए। मतलब सारा कुछ इसमें से देखना, सारा कुछ इसमें से आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपके जो मार्क्स है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, और टॉपिक के स्टार्टिंग में ही है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या मानी जाती है। अगर आपके सामने ऑप्शंस होंगे 3-4, आपका आंसर क्या होना चाहिए भैया? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है आपकी हड़प्पाई मोहर। क्या है? हड़प्पाई मोहर है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है वो किस पत्थर से बनी थी, 3-4 ऑप्शन उसने दे दिए, लेकिन मैंने तो आपको आंसर बता दिया है, शेल खड़ी नामक जो पत्थर है उससे हड़प्पाई मोहर आपकी बनाई जाती थी। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि मोहरों में सामान्यतः किसके चिन्ह थे? जो मोहर आपकी होती थी, सिक्के ऐसे होते थे, उसमें किसके चिन्ह थे? 4-5 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर आपको लगाना है। जानवरों के लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण थे। उत्कीर्ण का मतलब छपे हुए थे, उसमें गुदे हुए थे, इस बात को याद रखना। अगला, क्या इनका उत्कीर्ण लिपि आज तक पढ़ी जा सकी? क्या हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि आज तक पढ़ी जा सकी? आपका आंसर होना चाहिए नहीं। आज तक हड़प्पा सभ्यता की जो रहस्यमय लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। पांचवा क्वेश्चन आपसे आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इस संस्कृति के नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले खोजे जाने वाली जो जगह है वो हड़प्पा थी, और हड़प्पा की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम आपके जो साहनी है आपके, उन्होंने इसकी स्थापना या खोज की है, साहनी ने इसकी करी है। आप लिख दीजिएगा, 1 नंबर आपको वहां मिल जाएगा। 1921 में करी थी। कब की थी? 1921 में करी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, भाई ये बताओ कि संस्कृति किसे कहते हैं? भैया संस्कृति बहुत सिंपल है, पुरातात्विक शब्द जो लोग आपके संस्कृति है उसके लिए एक समूह, मतलब पूरा वस्तुओं के एक समूह के लिए प्रयोग करते हैं, जो एक शैली होती है, एक विशिष्ट शैली, एक आपका स्पेशल शैली होती है, जो एक ही आपके भौगोलिक क्षेत्र में कालखंड में पाए जाते हैं। मतलब संस्कृति आप कहो कि भैया एक आपकी पूरा वस्तुओं का एक समूह है जो एक विशिष्ट शैली आपका रहेगा और एक विशिष्ट क्षेत्र में और कालखंड मतलब टाइम पीरियड में पाई जाएगी। यही आपको आंसर लगाना है अगर ऑप्शन में आता है आपका। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी? ए आपका मोहर, बी आपका मनके, सी पकी हुई ईंटें, या फोर्थ आपका बाट, या फिर आपका पत्थर के फलक। इसका सही आंसर आपका है, सबसे विशिष्ट पुरावस्तु आपकी जो थी वो मोहर थी। क्या थी? मोहरे थी, मनके थे, पकी ईंटें थी, बाट थे और पत्थर के फलक। चारों पांचों चीजें यहां आपकी हैं, ये सभी आपके विशिष्ट है। सबसे पहले आपका मोहर थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि ये बताओ ये वस्तुएं कहां मिली हैं? मतलब आपका ये वस्तुएं जो हैं, ये आपकी मोहरे हैं, मनके हैं, कहां मिले हैं? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, इन क्षेत्रों में आपका मिले हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका आता है, जरा ये बताओ हड़प्पा सभ्यता का समय का निर्धारण कब से कब तक है? तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का जो समय है वो हड़प्पा सभ्यता का आपका समय कहा जाता है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरा बताओ बीसी और एडी का फुल फॉर्म क्या है? तो बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से जन्म से पहले, ईसा पूर्व बोलते हैं। और आपका एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब ईसवी। जो अभी समय चल रहा है वह ईसवी है, और जो बीता हुआ समय है वो बिफोर क्राइस्ट है, मतलब ईसा पूर्व का समय है। इस दोनों बातों को याद रखो। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरा ये बता दो भाई कि ईसा मसीह जन्म से पहले और अभी का कॉमन एरा, मतलब आपका ये रहेगा कुछ इस प्रकार से। आप समझ सकते हो कि 0 अगर हम बांट दें यहां पर, तो पहले का जो समय है वो बीसी कहलाएगा, बीसीई, बिफोर क्राइस्ट एरा, और ये आपका कॉमन एरा है, मतलब जो समय चल रहा है ये पहले का समय है। तो लगभग 2600, यहां पर 2600 के आसपास हड़प्पा सभ्यता थी। अभी के 2000 उसमें अगर हम प्लस कर देंगे तो हड़प्पा सभ्यता को लगभग 4600 वर्ष आपके हो जाएंगे, इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे आएगा, हड़प्पा सभ्यता में अनुमानतः कौन से खाद्यान्न आपके प्रयोग करे जाते थे? तो भैया ये पॉइंट याद कर लो ना, इससे बाहर कुछ भी आएगा तो वो नहीं है। मतलब आपका गेहूं है, आपका इसमें दाल था, तिल है, चावल है, जौ है, बाजरा है और सफेद चना है। लेकिन चावल का बहुत कम इस्तेमाल था, याद रखना, चावल का बहुत कम इस्तेमाल था आपका, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जरा बताओ हड़प्पा सभ्यता में किन आपके जानवरों के अस्तित्व के अनुमानतः, हमने बात की भी कौन कौन से जानवर वहां पे थे? तो भेड़ था, बकरी था, भैंस, सुअर, हिरण, घड़ियाल, मछलियां और पक्षियों की हड्डियां में मिली हैं। अब इसमें से मैं थोड़ा सा बांट देता हूं। इसमें से आपका जो सुअर है एक,
हिरण और घड़ियाल, ये तीनों आपके जो हैं ये जंगली पशु हैं। कौन से हैं? ये आपके जंगली पशु हैं, और बाकी जो बचे हुए आपके हैं वो सारे के सारे पालतू हैं। इसमें सुअर दोनों था, सुअर आपका जंगली भी था और पालतू भी था, ये बात भी याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका आता है, जरा बताइए क्या वहां कृषि के संकेत मिलते हैं? जी बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि आज अगर हम बात करें तो अनाज के दाने हमें मिले हैं, और वृषभ मतलब जो बैल आपका है उसके संबंध में जानकारी मिली है, और खेतों में वृषभ का प्रयोग मतलब हुआ करता था। यह एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको याद रखना कि आपके जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां मिला है। यह आपका कालीबंगन में है, याद रखो कालीबंगन में मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये वाला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नहरों के अवशेष कहां से मिले हैं? आपका राइट आंसर रहेगा शोरतुघई जो है अफगानिस्तान, वहां से नहरों के अवशेष मिले हैं। लेकिन अगर वो बोलेगा कि जलाशय कहां है, जलाशय के अवशेष कहां मिले, 4 ऑप्शन उसने दे दिए, लेकिन तुमको तो मैंने पहले ही बता दिया है, धोलावीरा गुजरात से भैया यहां पर जलाशय के अवशेष मिले हैं। अगर आप गुजरात का मैप कुछ इस प्रकार से अगर आप जाओगे तो यूं आपका लास्ट में रहेगा, गुजरात में आपका धोलावीरा यहां ऊपर की तरफ है, नीचे वाले में नहीं है, ऊपर की तरफ आपका धोलावीरा है, इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है 18, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले आपके जर्नल कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, जिसमें आपका जर्नल अलेक्जेंडर कनिंघम 1875 में ये आपके पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जर्नल आपके थे, और जनक भी कहे जाते हैं भारत के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जरा बताओ हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा आपका पहलू क्या था? तो शहरी केंद्रों का विकास, जो आपका हड़प्पा कह लो या आपका मोहनजोदड़ो कह लो, ठीक है, ये दोनों आपके इनका जो विकास हुआ ये सबसे विशिष्ट चीज यहां की रही। अगला क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा था आपका हड़प्पा सभ्यता का? मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध आपका पुरा स्थल का मतलब जगह आपकी कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो कितने भागों में बटा था? आपका आंसर होना चाहिए 2 भागों में बटा था, एक दुर्ग में, एक निचला शहर में। दुर्ग जो ऊंचे चबूतरे पर बना था, जहां हम कहते हैं कि राजकीय लोग मतलब एक प्रकार से राजा वाजा जो है या पैसे वाले लोग रहा करते होंगे, और एक निचला शहर जहां आम आबादी रहती होगी। कौन रहता होगा? आम आबादी, इस बात को याद रखना। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा बताओ मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग कुल कितनी थी? ऑप्शन आपका लगभग 700 थी, या फिर आपका ऑप्शन देगा 500, 400, 300, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए भैया 700 ही थी, और 700 ही कुएं पाए गए हैं आपका मोहनजोदड़ो में। 23वां आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भाई बताओ 1920 और 25 के बीच में हड़प्पा सभ्यता में खुदाई काम करने वाले वैज्ञानिकों के नाम क्या थे? तो भाई साहब आपका एक तो दयाराम साहनी आपके रहे, और WC बनर्जी आपके रहे, ठीक है, उसके अलावा आपका जॉन मार्शल रहे, इन तीनों ने करा। अगर आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ लेगा, ये बताओ हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी? तो दयाराम साहनी ने करी। मोहनजोदड़ो किसने करी? तो राखलदास बनर्जी, जो ये पहला वाला है, इसने मोहनजोदड़ो की करी। किसकी करी है? मोहनजोदड़ो की करी है आपकी। और जिसने 1924 में, कब 1924 में नई सभ्यता की खोज की घोषणा करी, वो जॉन मार्शल थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा एक चीज को। अगला क्वेश्चन ये बहुत आया हुआ, ये बताओ 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो आर.एम. व्हीलर थे, और सेना के पूर्व ब्रिगेडियर थे। कौन थे? पूर्व ब्रिगेडियर आर.एम. व्हीलर। ये आपका एनुअल एग्जाम में आया हुआ था, बोल दिया भाई पुरातात्विक जनरल थे और पूर्व ब्रिगेडियर थे, तो यहां पे जैसे ही बढ़ाया पूर्व ब्रिगेडियर, वो आर.एम. व्हीलर के बारे में बात कर रहा है मतलब। अगला है फ्योन्स किस प्रकार से बनाया जा रहा था? तो याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, घिसी हुई रेत, बालू तथा रंग के चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से आपका जो है फ्योन्स नामक जो बर्तन है, पात्र है, कुछ इस प्रकार का आपका होता था। ये पात्र जो है वो फ्योन्स का होता था, जिसको बनाते थे, और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत महंगा था, क्योंकि कम लोग ही इसको खरीद सकते थे, और ये अमीरों के पास ही हुआ करता था। पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न बस्तियों के नाम बताओ। तो चनहुंद्रो जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे शिल्प उत्पादन का जो है वो केंद्र आपका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है कि छेद करने के उपकरण कहां से मिले हैं? तो चनहुंद्रो में, लोथल में, धोलावीरा में, तीनों जगह से आपके मिले, खासकर चनहुंद्रो और लोथल से तो मिले ही मिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि जरा बताओ हड़प्पा सभ्यता की समुद्र के समीप स्थित 2 बस्तियों के नाम बताओ। भाई कौन सी 2 बस्तियां आपकी? तो नागेश्वर और बालाकोट। जैसे आप जाएंगे गुजरात के मैप में तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, जो कोने वाला नीचे वाला है गुजरात का, नीचे ऊपर वाला है और नीचे वाला, यहां आपका नागेश्वर है। बालाकोट की बात करोगे तो पाकिस्तान में, इधर जाके पाकिस्तान के इलाके में बालाकोट आपका, नीचे गुजरात के साइड में थोड़ा दूर चले जाओ, ये आपका बालाकोट का इलाका है। यहां पे आपका क्या बनता था? चूड़ियां, करछियां, पिचकारी और आपके बहुत सारे सामान बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जरा बताओ शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक लोगों ने क्या तरीका अपनाया? ये क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनेगा। तो भाई प्रस्तर, पिंड, पूरे शंख, तांबा, लौह का कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दी वस्तुएं, ये सारे तरीके थे कि हम पहचान सकते थे भाई कोई सामान कहां पे बनाया जा रहा है, इस बात को याद रखना।
तांबा किस देश से मंगाया जाता था, याद है किसी को? आपका आंसर अगर ओमान आपने ढूंढ लिया है आंसर, तो भाई आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब आंसर है ओमान आपका। कहां से है? ओमान। ओमान और मगान एक ही बात है। मगान अगर बोल देगा ना मगान, तो मगान ही ओमान के लिए प्रयोग किया गया, इस बात को याद रखना। अगर भारत से बोलेगा तांबा कहां से है, तो भारत में जो तांबा है वो खेतड़ी से है। कहां से है? खेतड़ी लिख दो, खेतड़ी लिख दो, चल जाएगा भाई। सारे ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो A1 है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर में आपका ओमान स्थित, आपको पता ही है, ये एग्जाम में आता है। खेतड़ी राजस्थान के क्षेत्र में कौन सी संस्कृति है? तो गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति। कौन सी संस्कृति है? गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति एग्जाम में बहुत आता है। हड़प्पा सभ्यता में बाटों का आकार क्या था? तो आपको बताना है घनाकार था। कैसा था? घनाकार था और द्विआधारी था। 1 2 4 8 बढ़ता चला जा रहा है आपका संख्या। और ये चट नामक एग्जाम में आ सकता है। बाटों का निर्माण कैसे करा जाता था? तो चट नामक जो पत्थर है उससे किया जाता था। समुद्र के समीप हड़प्पा स्थल का एक कोई नाम बताना है, तो नागेश्वर आपका समुद्र के समीप था, इस बात को याद रखना। अगला इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरा बताओ भैया कि हड़प्पा लिपि आपकी कहां से लिखी जाती थी, इसमें कुल चिन्ह कितने थे? देखो भाई, हड़प्पा लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर, ये कुछ भी करके क्वेश्चन बनेगा, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और लगभग 350 से 400 वर्ड। जैसे हम लोग ऐसे लिखते ना इधर की तरफ से, पर हड़प्पा में इधर की तरफ से लिखा करते थे, ऐसे लिखा करते थे। यहां से स्टार्टिंग होगा हमारे दाईं तरफ से बाईं ओर की तरफ। 375 से आपके 400 लगभग आपके चिन्ह, इसमें संख्या रही चिन्हों की। सबसे बड़ा जो चिन्ह था उसमें 26 आपके चिन्ह रहे। सबसे बड़े अभिलेख में क्वेश्चन आ सकता है, तो बता देना 26 चिन्ह सबसे बड़े अभिलेख में पाए गए हैं। अब ये मिलाने के लिए आ जाएगा तुम्हारे को भाई, 1 नंबर पे पक्का आपका बनेगा एमसीक्यू में। जरा बता दो कौन सा इलाका किसका है? तो राजस्थान से क्या मिलता था? तांबा मिलता था, तांबा मिलता था। भारत, दक्षिण भारत से आपका सोना मिलता था। शोरतुघई आपका, अगर आप बात करोगे शोरतुघई का जो इलाका आपका है वो लाजवर्द मणि के लिए फेमस है। और रह गया आपका राजस्थान और गुजरात का जो इलाका है, तो राजस्थान गुजरात खेतड़ी के लिए आपका है। और बचा सिर्फ एक, जिसमें आपका भड़ौल से जो कार्नेलियन के लिए, तो वो मिला सही है। ये इसके सारे आंसर सामने सही लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, ओमान का मेसोपोटामिया के लेखों में क्या नाम दिया गया है? तो ओमान, जैसे मैंने ऊपर बताया था, मगान दिया गया है। बहरीन का जो है वो दिलनुमन दिया गया। बहरीन एक देश है तो उसका दिलनुमन दिया गया है। मेलुहा, ये बहुत आया हुआ एग्जाम में। मेलुहा के विषय में मेसोपोटामिया के मिथक बताइए, क्या है मेलुहा? देखो यार, मेलुहा जो है वो हाजा पक्षी है। क्या है? हाजा पक्षी है। ये मोर है आपका, जिसमें राजप्रसाद की आवाज सुनाई देती, इस बात को याद रखना। मेसोपोटामिया जो है उसमें मेलुहा क्या है? मेलुहा जो है वो नाविकों का देश, और मेलुहा हमारे हड़प्पा सभ्यता के लिए ही यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, वस्तुओं में सील बंद करने के लिए क्या किया जाता था? तो मान लो कोई भी वस्तु है, उसमें ऊपर से गीली मिट्टी लगा दी, उसमें एक स्टैंप लगा दिया, पहले धागा बांध दिया, उससे रस्सी बांध दी, गीली मिट्टी लगा दी, अब उसको ऐसे गीली मिट्टी से ढक दिया और स्टैंप लगा दिया, दबा दिया मुहर से। दबाने के बाद अगर वो वैसा जैसा भेजा था वैसा पहुंचा, इसका मतलब वो अक्षुण है और बहुत बढ़िया है, मतलब इस बात को याद रखना। अगला, किस स्थान से शतरंज के खेल के प्रमाण मिले हैं? भाई साहब ये क्वेश्चंस कोई नहीं करवाएगा, लोथल से मिले हैं। अगर आ गया शतरंज के खेल के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना करते थे? आपके 4 ऑप्शन सामने होंगी, पर आंसर तो मैंने बता दिया कि मात्र देवी। हड़प्पा सभ्यता में लोग मात्र देवी की उपासना किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें और गलियां किस पद्धति पर आधारित थी? ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है, भैया बताओ। तो आपको बताना है ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। कैसे काटती थी? समकोण पर काटती थी आपका। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आपका आंसर होना चाहिए हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। और सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में फली फूली? तो आपका कैल्कोलिथिक। एक एक ऐसे क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में अगर कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया, सब बता दोगे इसका वीडियो, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो। किसने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की? जैसा मैंने पहले बताया, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, जगह की। एक मत के अनुसार आर्य मूल कहां के थे? तो आर्य जो लोग हैं, जिनको आर्य बोला जाता है, वो मध्य एशिया के मूल के लोग आपके माने जाते हैं। पहले चैप्टर में से भाई वहीं से क्वेश्चन आएंगे, बस कर लो। अब सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट है। जरा बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने कब ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला? तो आपका यहां आंसर है जेम्स प्रिंसेप। 1838 जो है एग्जैक्ट डेट है आपका 1838। 1830 है ये दशक है। क्या है ये है आपका दशक। क्या है? दशक। 1830 के दशक में करा, इसका मतलब डेट क्या है? तो 1838 में कंफर्म डेट ये है आपका। जेम्स प्रिंसेप ने खासकर ब्राह्मी निकाला, ब्राह्मी खरोष्टी दोनों, लेकिन ब्राह्मी का खास करके। अगला, पियदस्सी शब्द का क्या मतलब है? ये एग्जाम में बहुत आया हुआ है। इसका मतलब होता है मनोहर मुख आकृति वाला, और ये शब्द जो है राजा के लिए, और राजा कौन है? अशोक के लिए प्रयोग किया गया है। आपका इसमें आएगा, जरा बताओ, बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा अशोक हैं आपके। उसके बाद
आपका 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच आपके कितने जनपद थे? तो आपके 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद थे। सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? मगध था। जैसे अगर आप लोग बिहार से बिलोंग करते तो बिहार का पूरा इलाका और कुछ यूपी का, नीचे का आपका झारखंड का, पश्चिम बंगाल का, ये जो इलाका आपका है मगध का इलाका कहलाता था। और वहां पे आप कह लीजिए कि बहुत सारे शासक जैसे पद्मानंद हो गए, आपके इसमें अजातशत्रु हो गए, अशोक हो गए, इन शासकों ने वहां पर राज किया, शासन किया। आपका आएगा 16 महाजनपदों में 7 प्रसिद्ध जनपद कौन से थे? और आपकी बुक में भी इन्हीं के नाम है बस। मगध बिहार में है, वज्जी बिहार में है, कौशल, कुरु, पांचाल यूपी में है, गांधार आपका जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो इलाका है वहां भर दो, चल जाएगा, अवंती मध्य प्रदेश में है। ये आपके प्रमुख आपके क्षेत्र हैं, आप इनको याद कर लेना। जनपद क्या होता है? जनपद एक ऐसा भूखंड होता है जहां जनता ने पांव रखे हैं, जनता ने पांव रखे हैं, वही आपका कहलाएगा जनपद। ये एग्जाम में आ जाता, बच्चा फंस जाता है, भाई उसने पढ़ाई नहीं है ओलिगार्की क्या होता है? तो भाई साहब वह सत्ता होती है जहां पुरुष लोग समूह में शासन करते हैं। मतलब ओलिगार्की का मतलब होता है समूह में शासन करना। क्या होता है? समूह में शासन करना। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरा बताओ भाई साहब मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? राजगाह था, जिसे राजगीर भी कहा जाता था। लेकिन 4वीं शताब्दी के आसपास आप कह लो, 4वीं शताब्दी के आसपास जो है वो पाटलिपुत्र आपकी इसकी राजधानी बन जाती है, मगध की पाटलिपुत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है राजगाह क्या है? तो भैया राजगाह आपका है राजाओं का घर। क्या है? राजाओं का घर। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी राजधानी बनाई गई? अभी तो बताया मैंने, पाटलिपुत्र को, जो पटना आपकी है उसी को राजधानी बना लिया गया था। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी क्यों बनाया गया? क्योंकि गंगा के रास्ते में आवागमन करना बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण था और बीचों बीच था, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, इसलिए इसको राजधानी बना लिया गया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की और कब की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की है और 321 आपके ईसा पूर्व में की है। 321 ईसा पूर्व का जो समय है ये आपका मौर्य वंश की स्थापना का समय है। अगला क्वेश्चन आपसे आएगा, बताओ मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आपका अशोक था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, मतलब पोता था। अगला क्वेश्चन, कलिंग आपका जो है वो कहां पर है और किसने विजय प्राप्त की? तो कलिंग आपका उड़ीसा में है और अशोक सम्राट ने आपका 261 ईसा पूर्व में की थी। ये डेट भी आपको बता रहा हूं, 261 ईसा पूर्व में की थी। अगला क्वेश्चन आपका है, ये बताओ यूनानी राजदूत किस राजा के शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपके आए थे आपकी यूनानी राजदूत। अगला है, यूनानी राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज था। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। अगला है, अर्थशास्त्र की रचना किसने करी? चाणक्य ने करी थी, कौटिल्य ने करी थी, या फिर आपके विष्णुगुप्त भी कह सकते हो, मतलब ये इनके नाम है कई सारे। अगला आपसे क्वेश्चन है, ये बताओ चंद्रगुप्त आपके जो है मतलब चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त के दरबार में क्या थे? तो मंत्री थे। चंद्रगुप्त के गुरु भी थे और राजा बनाने वाले भी वही थे और वही उनके मंत्री भी थे। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। और घनानंद वही व्यक्ति है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की मतलब जो गुरु है चाणक्य, उनकी छुट्टियां पकड़ के मतलब बेइज्जती करी थी कि भाई साहब भाग दे यहां से। तभी आपको इस वंश को खत्म करने का इन्होंने शपथ ले लिया था और फिर चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे उन्होंने बनाया और जो आपका ये नंद वंश है उसकी समाप्ति करवा दी। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से हैं? याद कर लो भाई सारे, कोई एक भी अगर आया कि भाई कौन सा केंद्र नहीं है तो तुमको तो याद है यही 5 हैं। पाटलिपुत्र था, तक्षशिला था, उज्जैनी था, स्वर्णगिरी था, तोसली। जगह के नाम याद कर लो, ये बता देता हूं मैं। पाटलिपुत्र कहां है? बिहार में है। पाटलिपुत्र कहां है? बिहार में है। तक्षशिला का जो इलाका है ये आप जम्मू कश्मीर कह लो या पाकिस्तान का थोड़ा सा रीजन जो ऊपर की तरफ ना, यहां भर दो तक्षशिला, जम्मू कश्मीर के बगल में भर दो, मतलब पाकिस्तान कह लो। उज्जैनी हमारे मध्य प्रदेश में, कहां पर है? उज्जैनी आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश भर दो, बहुत सही रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्वर्णगिरी कहां? स्वर्णगिरी आप कर्नाटक में भर दो, जो सोने की खान है, चल जाएगा। तोसली कहां है? तोसली आज के उड़ीसा में है। कहां पर है? आज के उड़ीसा में आपका तोसली आपका है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख में कौन सी भाषा थी? तो अशोक के अभिलेख में प्राकृत भाषा थी, जो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि से लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत आता है, मुद्रा राक्षस में मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है, तो ये लिखी किसने है? मुद्रा राक्षस आपकी लिखी है विशाख दत्त ने। भाई ऐसा क्वेश्चन जो फंसता है बच्चा यहीं पर छूट जाता है, भैया क्या लिखूं? तो मैंने आंसर बता तो दिया, विशाख दत्त लिख दो, बिल्कुल सही है। इंडिका ये पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन, कश्मीर के बारे में आपका राजतरंगिणी पुस्तक, ये एग्जाम में जब आता है तो बच्चा बोलता है ये तो पढ़ा ही नहीं है। भाई ये पढ़ा कैसे है? इस वीडियो को देखो ना, यहां से आपको पता चलेगा। राजतरंगिणी का आपका किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। किसने? कल्हड़ ने लिखी है।
अगला क्वेश्चन है कश्मीर के बारे में, 4 के क्या है, कौन से 4 के हैं? तो पहला के है कश्मीर, दूसरा के है कुषाण, तीसरा के है कनिष्क, चौथा के है आपका कल्याण। ये चारों आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित आपके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है वो 3rd चैप्टर से बनेगा भाई। अब बताओ महाभारत की रचना किसने करी? वेद व्यास ने करी। महाभारत की रचना वेद व्यास ने करी। महाभारत की कथा वस्तु किस वंश से संबंधित है? कुरु वंश से, जिसमें पांडव और कौरव थे। वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख से भी अधिक हैं और शुरुआती 10,000 से आपके कम हुआ करते थे, मतलब 10,000 से कम। महाभारत की रचना में कितने वर्ष लगे? तो कह सकते हैं हम 1000 वर्ष लगभग महाभारत की रचना में लगे हैं। क्वेश्चन आएगा महाभारत का समाजरण किसने और कब शुरू किया? तो 1919 में संस्कृत के विद्वान वीएस सुथांकर ने शुरू किया था और लगभग ये 47 वर्षों तक चला। कितना चला? 47 वर्षों तक। अगर आप इसमें 47 ऐड करोगे तो लगभग 1966 तक के टाइम पीरियड तक आपका ये टाइम आपका चलेगा। मतलब महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितना चला? 1919 से शुरू हुआ, 1966 तक चला और 47 वर्षों तक लगभग चला। वीएस सुथांकर संस्कृत के विद्वान ने शुरू किया था। पांडुलिपि क्या है भाई? हस्तलिखित मूल रचना जो है वही पांडुलिपि है। मनुस्मृति का समय क्या है? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी का जो समय है वह समय आपका मनुस्मृति का समय कहा जाता है। चीनी यात्री आपका श्वेत चांग कब भारत आया? 7वीं सदी में आया। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले, सिर्फ इस वीडियो के अलावा। चंडालों के कर्तव्यों की सूची कहां मिलती है? मनुस्मृति मिलती है। कहां मिलती है? मनुस्मृति मिलती है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मृच्छकटिकम नाटक किसने लिखा है? भाई शूद्रक ने लिखा है। जहां बोल दे भाई मृच्छकटिकम, आप लगा दो सीधा शूद्रक। क्या है? शूद्रक ने लिखी है। व्यापारियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वणिक का। जो व्यापारिक थे उनके लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है, ये एग्जाम में आया हुआ है, फाइनल के एग्जाम में। मंदसौर को पहले किस नाम से जाना जाता था? दशपुर। और ये मंदसौर है कहां? यह भी बता देता हूं, ये आपका है मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश में, जहां बहुत सारे जो लोग हैं वो गमन करके गुजरात से मंदसौर आए थे। अगला क्वेश्चन, स्त्री धन किसे कहते हैं? विवाह के समय मिलने वाले जो उपहार स्त्री को है उसी को स्त्री धन कहते हैं। मतलब आपका जो विवाह के समय जो मिले आपके उपहार है स्त्रियों को, उसी को स्त्री धन कहते हैं। अगला आपका धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में कितने आपके विवाह के नियम हैं? लगभग 8 नियम हैं। पहले 4 उत्तम हैं और बाकी के 4 निंदित हैं, मतलब खराब कहे जाते हैं। अगला देखो, ब्राह्मणों के 4 संहिताओं का वर्णन संकलन किस में है? धर्म सूत्र में है, धर्मशास्त्र में है। अगला, मात्र नाम जो है उदाहरण किस उपनिषद में मिलता है? तो आपका वह द्रायक जो आपका उपनिषद है वहां मात्र नाम का जो आपका उपनिषद है वहां मात्र नाम को उदाहरण मिलता है। ये एग्जाम में देखो आया हुआ है बच्चा, देखो मैं आपको सर देखा हुआ है ना तुमने, तो चरक और सुश्रुत का नाम आया हुआ है। अब बताओ ये किससे संबंधित है? ये तो यहां पता चलेगा ना पढ़ने से भाई। ये आपका आयुर्वेद से संबंधित। किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन से हैं? त्रिपिटक और मज्जगी निकाय जो आपका है ये बौद्ध धर्म के पवित्र निकाय। इसमें आपका अभिधम्म पिटक भी है, एक विनय पिटक भी है, लेकिन त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। 3 कटोरियां, मतलब 3 टोकरियां कह लो। त्रिपिटक का मतलब है 3 आपके टोकरियां। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, वैश्य, आपका वैश्य और शूद्र। लास्ट में जो मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण का जन्म जो है वो मुख से हुआ है। क्षत्रिय का जन्म है वो आपके बाजुओं से हुआ है। वैश्य का जन्म जंघा से हुआ है। शूद्र का जन्म जो है वो पांव के मतलब फुट से हुआ है। इस बात को भी याद रखना क्योंकि आपको मिलाने को आ सकता है। रामायण की रचना किसने करी? महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना आपकी करी थी। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की है। किसकी है? पाणिनि की है। कभी कभार एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, बाह्य विवाह क्या है? तो गोत्र से बाहर विवाह करना बाह्य विवाह है। अगर बोलता हूं बहुपति, क्या बोलूं? बहुपति क्या है? तो मतलब जिसके बहुत सारे पति हो वो बहुपति है आपका। बहुपत्नी बोल दूं तो बहुत सारी आपकी पत्नियां हैं। बहुपति का उदाहरण आपका जो है वो आप महाभारत में कह सकते हो पांचाली जो है बहुपति है। और बहुपत्नी का आप दशरथ का यूज कर सकते हो। तो दशरथ आपके थे राम जी के आपके पिताजी, तो दशरथ जी ने मतलब बहुत सारी जो शादियां 3 की थी तो उनका नाम आप बोल सकते हो। उसके बाद आप बोलाइए कि भाई महाभारत का संस्करण कितने वर्षों तक चला? मैंने ऊपर ही बता दिया था भाई 47 वर्षों तक चला था। श्लोकों की संख्या आपकी कितने पृष्ठ हैं? श्लोक तो बता दिए भाई, वर्तमान में तो 1 लाख से ऊपर है। कितने पृष्ठों में इसका संकलन है? तो 13,000 से आपके पृष्ठ लगभग है, आपके 13,000 पृष्ठ हैं। 4 वर्ण थे, उनमें से क्या जातियां संख्या की निश्चित थी? आंसर है नहीं। वर्ण तो 4 थे लेकिन जातियों की संख्या निश्चित नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं चला कि कौन से वर्ग में ही आएंगे काम के आधार पे। महाभारत की जो आपकी शीर्षक है किन 2 आधार पे आपका महाभारत की कथा वस्तु कैसी है? एक है आख्यान। आख्यान मतलब है कहानी टाइप में बता रहा है। उपदेशात्मक, जैसे कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं, तो 2 प्रकार से महाभारत की कथा वस्तु आपकी है। एक आख्यान है, कहानी टाइप है, दूसरा उपदेशात्मक आपकी है।
अगला क्वेश्चन आपसे आता है, जरा ये बताओ भाई साहब कि किस पुरातत्ववेत्ता ने मेरठ के हस्तिनापुर, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है भाई, किस मेरठ के मतलब पुरातत्ववेत्ता ने मेरठ में मतलब हस्तिनापुर का उत्खनन किया था, कब किया था? 1951-52 में किया था, बीबी लाल ने किया था। किसने किया था? बीबी लाल ने। कुरुओं की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर था। क्या था? हस्तिनापुर था। अगला क्वेश्चन आपका इसमें आएगा, भाट सारथी मतलब सूत कौन थे? तो क्षत्रिय योद्धाओं के विषय में जो आपकी उपलब्धियों को लिखते थे उन्हें हम भाट सारथी कहते हैं। और सबसे पहले महाभारत के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने कुछ लिखा तो वो भाट सारथी लोग ही थे। पितृवांशिकता क्या है? इस वंशिकता के अनुसार पिता के बाद जो सारी संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी पुत्र होगा, पुत्र के बाद पौत्र, और लड़का ही होगा, लड़की नहीं होगी। वैदिक काल में गोत्र किसके नाम पर होते थे? किसी वैदिक ऋषि के नाम पर। किसके नाम पर? वैदिक ऋषि। और सप्त ऋषियों का नाम मिलता है। किसमें? सप्त ऋषियों का नाम मिलता है जिनके नाम पर आपके गोत्र आपके होते हैं लगभग। उसके बाद महाभारत को किस प्रकार का ग्रंथ कहा जाता है? महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है जिसमें समय अनुसार चेंजेस हुए हैं, चीजें ऐड हुई हैं। मातृवांशिकता क्या है भाई? मातृवांशिकता में माता प्रधान होती है और मातृवांशिकता का जो उदाहरण है आपको सातवाहन में मिलेगा। किसमें मिलेगा? सातवाहन में आपको मातृवांशिकता का उदाहरण मिलेगा। सातवाहन है आपके महाराष्ट्र से। कहां से है? महाराष्ट्र से। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी इसके राजा भी थे, इस बात को भी याद रख लेना। अगला, शास्त्रों के अनुसार कौन से वर्ण आपके राजा हो सकते थे? केवल क्षत्रिय लोग ही राजा थे, लेकिन इसको माना भी गया कई जगह और कई जगह नहीं भी माना गया। जैसे आपके क्षत्रिय राजा हो सकते हैं, यही आपका है, लेकिन यहां पर ब्राह्मण भी राजा हुए कई जगह। कई जगह चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जो क्षत्रिय नहीं माना जाता वो भी हुए। तो इस तरह से अक्षत्रिय राजा भी हुए हैं। मंदसौर अभिलेख से क्या है? तो मंदसौर अभिलेख में रेशम के बुनकरों का अभिलेख मिलता है जो सामाजिक जटिलता की ओर इशारा करता है कि भैया अगर ये बुनकर है तो ये कौन से वर्ग में? तो ये जाति में आएगा, ना कि किसी वर्ण में आएगा। और ये एग्जाम में ये आया हुआ मंदसौर से, जैसे मैंने ऊपर कहा मंदसौर से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, आपके अभिलेख में ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें शक शासक मतलब राजा रुद्रदामन ने किसका जीर्णोद्धार करवाया था? सुदर्शन झील का करवाया था। और ये आपका है गुजरात में। कहां पर है? ये आपका है गुजरात में सुदर्शन झील है, इसका जीर्णोद्धार आपका रुद्रदामन ने करवाया था। अगला आपका क्वेश्चन आता है, जरा ये बताओ ऋग्वेद के आपके पुरुष सूक्त में मंत्र आपके हैं 4 वर्णों के बारे में है, तो कौन कौन से 4 वर्ण हैं? ब्राह्मण मुख से, बाजुओं से आपके क्षत्रिय, जांघा से वैश्य, पैरों से शूद्र। अंतर्विवाह क्या है? एक ही समूह में या एक ही कुल या गोत्र में शादी करना आपका अंतर्विवाह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 से देखो, सांची का स्तूप कहां है? मध्य प्रदेश में। अगर आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो यहां अगर आप लोकेशन लगा दो मध्य प्रदेश है, ऊपर जाके आपका भरूच का इलाका है। दोनों इलाके याद रखना, बीचों बीच मध्य प्रदेश लगा दो, पूर्व की तरफ जाते समय आपका मध्य प्रदेश में भरूच लगा देना। दोनों आपके बहुत से संबंधित हैं। अगला, प्राचीन स्थलों के रखरखाव के लिए धन देने वाली बेगम का नाम बताना है, तो शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने दिया था। त्रिपिटक का अर्थ क्या है? 3 टोकरियां। क्या है? 3 टोकरियां आपका है। त्रिपिटक के नाम बताओ भी, कौन कौन से त्रिपिटक हैं? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। कौन सा? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। कुटागारशाला बहुत आया हुआ है भाई। कुटागारशाला क्या है? तो नुकीली छत वाली झोपड़ी जहां पे मनीषी एक प्रकार से रहते थे, ठहरते थे और वाद विवाद भी यहीं किया करते थे आपका। अगला है, प्राचीन भारत में किन 2 धर्मों का आविर्भाव हुआ था? बौद्ध का और जैन धर्मों का आपका आविर्भाव हुआ था, उद्भव हुआ था। महावीर से पहले कितने शिक्षक जैन धर्म में थे? तो आपका महावीर से पहले लगभग 23 थे आपके, 24वें खुद आपके महावीर बने। पहले जो गुरु हैं इनके, उनका नाम था ऋषभदेव या फिर आदिनाथ लिख दो, ये आपका आता भी है। और इनके 23वें गुरु का नाम भी बहुत फेमस आपका आ जाता है, पार्श्वनाथ। क्या था? पार्श्वनाथ। ये भी याद रखना। इन शिक्षकों को क्या कहा जाता था आपके जैन धर्म में? तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है स्त्री और पुरुष को इस नदी के इस पार से उस पार लेकर जाना, मतलब जीवन की नदी के इस पार से उस पार, मतलब ज्ञान की ओर लेकर जाना तीर्थंकर का काम था, जो स्त्री पुरुष दोनों को ले जाते थे। जैन धर्म में साधु साध्वी कितने व्रत थे? इसमें 5 व्रत थे उनके। 5 बातें वो करते थे। हत्या ना करना, वे चोरी ना करना, झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये इनके काम हुआ करते थे। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और ये शाक्य कबीले, किसके? शाक्य कबीले के मतलब राजा शुद्धोधन के बेटे थे। किसके नाम थे? शुद्धोधन के बेटे थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने कौन सी 4 घटनाएं देखकर महल का त्याग कर दिया था? भाई साहब देखो, चारों है, इसमें से कुछ भी अगर नहीं आया तो वो नहीं होगा। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरा एक शव यात्रा को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक गृह त्याग करने वाले सन्यासी को देखा। और ऐसा देख करके इन्होंने सबको छोड़ दिया। बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां है? नेपाल में है, मतलब यूपी और नेपाल के बॉर्डर में। अगर आप बीचों बीच यूपी के लगा दो, नेपाल यूपी के बॉर्डर में, बिल्कुल सही है। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोध गया में।
बुद्ध ने प्रथम आपका उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध को निर्वाण मतलब निब्बान कहां मतलब मृत्यु कहां मिली, एक प्रकार से कहां हुई? कुशीनगर में आपका, जो यूपी के इलाके में पड़ जाता है आपका लगभग। स्तूप किसे कहते हैं? जहां बुद्ध से जुड़े अवशेष गाड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट याद कर लो कि स्तूप का मतलब है वे इलाके जहां पर बुद्ध से संबंधित कोई भी आपका अवशेष, कुछ भी हो सकता है, कपड़ा या कोई चीज जो गाड़ दी जाती है उसे स्तूप बना दिया जाता था। स्तूप के ऊपर लगी हर्मिका किसका प्रतीक है? देवताओं के घर का। अगर आपने स्तूप देखे कुछ इस प्रकार से, अगर चौकोर है मान लीजिए, तो यहां पर आपका ये हर्मिका इसके जस्ट ऊपर है, ये देवताओं का आपका प्रतीक है। थेरी किसे कहते हैं? तो महिलाओं के निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, जिन महिलाओं ने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो महिलाओं ने, उन्हें थेरी कहते हैं। अगला, बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद था। क्या नाम था? आनंद। बुद्ध की उपमाता प्रजापति गौतमी थी और ये बुद्ध धर्म में मतलब बुद्ध में आने वाली पहली महिला भिक्षु थी। क्या थी? पहली महिला आपकी भिक्षुणी कह लो, आपकी प्रकार से थी, महिला थी जो बौद्ध धर्म में आती है। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे? अश्वघोष। भाई ऐसे क्वेश्चन कहां से बताओगे? ये तो यहीं मिलेंगे ना, बुक में नहीं है भाई, पर आ जाते हैं। तो बुद्ध चरित्र के रचयिता आपके अश्वघोष थे। कलकत्ता इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? आपका 1814 में आपकी होती है। उसके बाद एक्सेस ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ हिंदूज किसने लिखी है? ये आपकी लिखी है राम राजा ने लिखी है। इस बात को भी याद रखना, राम राजा ने लिखी है। गवर्नमेंट ऑफ म्यूजियम मद्रास की स्थापना कब हुई? आपका 1851 में। कब हुई? 1851 में। यह क्वेश्चन आपका आता है एच कॉल को प्राचीन इमारतों का संग्रहालय अध्यक्ष कब बनाया गया? 1880 में बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय की नींव कब और किसने रखी? तो 1955 में पंडित आपके जवाहरलाल नेहरू ने रखी। क्वेश्चन आ सकता है कनिंघम द्वारा लिखी सांची की पुस्तक का नाम बताओ। तो लिखा था उन्होंने भिल्सा टॉप्स, कनिंघम ने इसके बारे में ये लिखा था। बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि, ये किसने लिखा है? राजेंद्र लाल मित्र। ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर देखो, यहां पर देखिए फोर्थ में एक चीज और बताता हूं। अगर बोलेगा कि बौद्ध स्तूपों को, जो बौद्ध के स्तूप आपके होते हैं, उन्हें एक प्रकार से सांपों का और आपके जो चीजें हैं उनका एक स्थल क्यों कहा और किसने कहा है? तो फर्ग्यूसन ने बोला है। जो आपका फर्ग्यूसन है उसने बौद्ध स्थल को क्या बोला है? सांपों का एक केंद्र बोला है। तो फर्ग्यूसन नाम आपको याद रख लेना है चौथे चैप्टर के लिए। पांचवें से ठीक कैसे क्वेश्चन आपका बनेगा? तो इसमें बनेगा कोई व्यक्ति यात्रा क्यों करता है? तो भाई बहुत सारे कारण होते हैं, आपको ऑप्शन दे देगा। अगर आप इनमें से पढ़ के रखोगे भाई ये काम है, तो गलत जो रहेगा उसको बता दोगे। यात्रा का उद्देश्य आपका साहस से प्रेरित है, काम की तलाश में, आपदाओं से बचाव के लिए। और आया हुआ है ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो, धर्म से प्रचार के लिए, धर्म का प्रचार, व्यापारियों के और राजदूत के रूप में, तीर्थ यात्रा के लिए, या आपका देशों में घूमने के लिए। तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर रहेंगे। अगर इससे हट के कुछ रहा तो वो गलत होगा। अगला, अल बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर कब और भारत में कहां एक प्रकार से यात्रा में आए? कौन कौन थे ये? देखो बात सबसे पहले अल बिरूनी, जो कि आपका उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म जो इलाका है आपका, ख्वारिज्म में आपका ये जो अल बिरूनी है आपका, वो वहां से आया था। कहां से? उज्बेकिस्तान में। भारत में कब आया? 11वीं सदी में। दूसरे व्यक्ति का नाम है आपका इब्न बतूता, जो मोरक्को के तंजियर, कहां से आया? तंजियर, मोरक्को के तंजियर से आया। कौन आया? इब्न बतूता। कब आया? 14वीं सदी में आया। 17वीं सदी में कौन आया? आपका आया यहां से बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांस से आया। ये सारी बातें याद रखोगे, कुछ भी क्वेश्चन आएगा लिख दोगे। इनकी पुस्तकों के नाम भी याद कर लो। जो ये आपका अल बिरूनी है, किताब उल हिंद, क्या है? किताब उल हिंद आपकी इसकी पुस्तक है। इब्न बतूता की पुस्तक आपकी रिहल्ला, क्या है? रिहल्ला। तीसरा है फ्रांसवा बर्नियर, तो फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक का नाम है द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये भी याद रखना। अगला, 15वीं शताब्दी में हेरात से आए किस राजनयिक ने विवरण में विजयनगर का वर्णन किया? एग्जाम में आता है भाई, ये अब्दुल रजाक था, जो कि हेरात से आया था आपका। इसी का यूनानी कह सकते हो प्रकार से, ये आपका नहीं फारसी था ये आपका, तो ये अब्दुल रजाक था। उसके बाद अल बिरूनी कहां और कब जन्म हुआ? तो उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में इसका जन्म आपका 973 में हुआ। एक एक चीज याद कर लोगे, कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। अल बिरूनी को किन भाषाओं का ज्ञान था? लोकेशन देख लो भाई कौन कौन सी है? सीरिया, फारसी, हिब्रू और संस्कृत, इन चीजों का ज्ञान था। इसके अलावा कोई भी आ जाए तो नहीं था। अल बिरूनी की पुस्तक का नाम किताबुल हिंद, और किताबुल हिंद की विशेषता क्या थी? तो यह आपका 80 अध्यायों में था। धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल, रिवाज, सामाजिक जो जीवन है उसके बारे में, माप तौल के बारे में, इन सब चीजों के बारे में उसमें वर्णन था। अल बिरूनी की किन पुस्तकों का अनुवाद किया? पतंजलि का अनुवाद किया,
और यूक्लिड का अनुवाद आपका किया था। तो इस बात को भी याद रखना। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? रिहल्ला था। क्या था? रिहल्ला। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और 1333 में आया था। कब आया? कच्छ के राज से दिल्ली का कूच किया था उसने। मुल्तान के सुल्तान से भी मिला था ये, एक प्रकार से गवर्नर से। तो इस बात को भी याद रखना। उसके बाद आपका इब्न बतूता विद्वता से प्रभावित होकर, मतलब सुल्तान ने कौन सा पद दिया कि भाई ये समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी है, तो आपके सुल्तान ने उसे काजी का पद दिया। किसका पद दिया? काजी का। 1347 में सुल्तान ने इब्न बतूता को अपने दूत के रूप में कहां जाने का आदेश दिया? तो आपका इसका आंसर है चीन। बंदरगाह जायतून, जो कि क्वांझू के नाम से जाना जाता था, उसकी यात्रा की और बीजिंग तक वो गया। इब्न बतूता 22 वर्ष की आयु में घर छोड़ चुका था और 30 वर्ष बाद अपने घर पहुंचा, मतलब सब कुछ ढूंढ खोलने, मतलब मेरे पास घूम फिर के, मतलब 30 वर्ष बाद पहुंचा। जब इब्न बतूता अपने देश मोरक्को तक वहां के शासकों ने उसकी कहानियों को दर्ज करने का आदेश दिया, तो वहां कौन सा शासक था? ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा शासक है जिसने इब्न बतूता की बातों को लिखवाने का आदेश दिया? भाई लिखो यार, ये समझदार आदमी सब कुछ जानकर आया है। तो इब्न जुजई ने इस बात को कहा था। किसने? इब्न जुजई ने। हिंदू शब्द का प्रयोग कब और किस समय शुरू हुआ? तो 5वीं 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ, और यह फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। सिंधु नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए उपयोग किया गया, क्योंकि फारसी जो लोग होते हैं वो आपका सा की जगह हा यूज करते हैं, तो इसलिए सिंधु की जगह हिंदू लोगों का मतलब जगह बोल दिया इन्होंने। उसके अलावा यहां पे देखिए, ये नाम आपका बाद में हिंदुस्तान और हिंदी करके फेमस भी हुआ। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक था। याद रखो क्या था? चिकित्सक था, आपका दार्शनिक था, इतिहासकार था, जो आपको कब से कब तक एग्जाम में आ सकता है? 1656 से लेकर 1668 तक आपका रहा। और इसने किसका इलाज किया? तो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का आपका इलाज किया। बाद में अर्मेनियाई और दानिशमंद जो बुद्धिजीवी उनका वैज्ञानिक रहा। हो सकता है चारों पॉइंट ऐसे करके पूछ ले, बोलो कौन सा सही है, तो चारों सही है भाई। इससे अलग कुछ रहा तो वो गलत है। अगला क्वेश्चन, लगभग 1500 ईसा पूर्व में आप बताओ ईस्वी में भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में किसने अनुवाद किया था? तो जेसुइट आपका रॉबर्ट निबोली ने किया था। दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का वर्णन किसने किया है? दुआर्ते बारबोसा ने किया। किसने? दुआर्ते बारबोसा ने किया है। किस फ्रांसीसी जौहरी ने भारत की तुलना ऑटोमन साम्राज्य से की थी? तो जो बैप्टिस्ट तेंजिवियर। ये आया हुआ है भाई, ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी कृति, ये आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, अपनी कृति किसको समर्पित की थी? तो फ्रांस के लुइस 14 को की थी। और आप प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे भाई, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। बर्नियर के कार्यों का किन भाषाओं में अनुवाद किया गया है? अंग्रेजी में, डच में, जर्मन में और इतालवी भाषा में। उसके बाद अल-बिरूनी ने फारस की जाति व्यवस्था के बारे में कितने फारस के वर्गों को बांटा है? तो 4 वर्गों को बांटा है उसने। घुड़सवार वर्ग जो शासक था, भिक्षु, पुरोहित या चिकित्सक दूसरा वर्ग, खगोल शास्त्री वैज्ञानिक तीसरा वर्ग, और कृषक और शिल्पकार आपका चौथा वर्ग। वैसे ही भारत में भी 4 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आपका है। उसके बाद आपका फ्रांसवा बर्नियर आपका है, उसने कौन सी, उसकी रचना का नाम क्या था? पुस्तक का नाम ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, जो कि फ्रेंच भाषा में थी। ऑब्वियस है, फ्रांस का था तो फ्रेंच भाषा ही होगी। रिहल्ला के अनुसार उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? ये एग्जाम में आया हुआ है, वो भी फाइनल एनुअल एग्जाम में आया हुआ था। तो दिल्ली आपका इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा? दिल्ली रहेगा। उसके बाद देखो, बर्नियर की विवरण आपके उपमहाद्वीप कौन सी जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करता है? तो यहाँ पे शिल्पकारों को अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए राज्य द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं था कि वो बना सके, बेच सके। ये नेगेटिव चीज थी और भारतीय उत्पाद की मांग इसलिए पूरे विश्व में हो सकती थी बट नहीं हो पाई। कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है पेट भरने के लिए, उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल होती है। ये बात किसने कही? एग्जाम में आ सकता है। ये बात कही है आपका पैसल सट नामक डच यात्री ने। इस बात को 17वीं शताब्दी में जो आया था। अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो आपका महमूद गजनबी कह सकते हो आपको उस टाइम पीरियड में, क्योंकि महमूद गजनबी ने कौन सा पंजाब का इलाका जो है वो जीत लिया था। फिर उसके बाद अल-बिरूनी भारत में उसका वास्ता होता है, मतलब एक प्रकार जानता है वो। बर्नियर ने मुगल कालीन कस्बों का कैसे वर्णन किया है? तो एक प्रकार से बर्नियर ने मुगल कालीन कस्बों का जो वर्णन है वो केप टाउन के तौर पे किया है। इब्न बतूता संक्षिप्त परिचय दीजिए, कौन है इब्न बतूता? भाई बता दो। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, तंजीर के प्रसिद्ध परिवार से था, इस्लामी कानून को जानता था। 1333-34 में 32-33 में ये आपका यात्रा करता है सीरिया, अरब और आपके फारस, ये सारे के सारे इलाकों का, और 1333 में भारत में आ जाता है। इस बात को याद रखना। और ये आपका जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है उसमें दरबार में आता है, फिर उसको वो काजी दिल्ली का बना देता है। अब ये मिलाने वाला भाई आया हुआ है, काफी ज्यादा आया हुआ है। ये बताओ कि भैया किससे क्या है? तो उलुक वाला जो है वो अश्वसेना है, दावा पैदल डाक है। बर्नियर ने सती प्रथा और बालिका दहन पर बात की, और अल-बिरूनी जो आपका है अपवित्रता को मान्यता देने की बात करता है। ये आपके मिले हुए आंसर है, आपको इनको याद कर लेना है।
अल बिरूनी ने किस पर जाति व्यवस्था के रूपों के माध्यम से समझने का प्रयास किया? इब्न बतूता नारियल और पानी का विवरण करता है। और उसके बाद आपका बर्नियर है, तो वो राज्य की भूमि में स्वामित्व, राज्य का सारा भूमि जैसे उसके हाथ में, उसका वर्णन करता है। ये सारी बातें याद रखोगे, कुछ भी इससे बाहर नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन आपका है जो वो 6 चैप्टर से है, समाज शास्त्रियों ने किन दो परंपराओं का धार्मिक विचारधाराओं की और सांस्कृतिक पौराणिक परिपाटी के रूप में किया है? तो यहां पे लघु और महान परंपरा के बारे में, किसके बारे में? लघु महान परंपरा। लघु महान परंपरा का नाम सबसे पहले किसने लिया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिया था 20वीं शताब्दी में। पुरी उड़ीसा में किस प्रमुख देवता कौन है? तो जगन्नाथ। जगन्नाथ मतलब विश्व के स्वामी। क्या नाम है? विश्व के स्वामी। देवी की उपासना अधिकतर किस रूप में की जाती थी? सिंदूर के पोते हुए आपके पत्थर के रूप में देवी की उपासना है। भक्ति परंपरा कितने भागों में? 2 भागों में, सगुण और निर्गुण। कितने भागों में? सगुण और निर्गुण है। उसके अलावा बताओ निर्गुण भक्ति क्या है? निराकार है। कौन है? निराकार। और आपके कबीर, कौन? कबीर इसके समर्थक हैं। और सगुण जो है जिसमें ईश्वर की मूर्ति है, मतलब कृष्ण और जैसे राम की है, तो मीराबाई जो है, मीराबाई वो आपकी मूर्ति रूप वाली है, और निराकार कबीर है। इस बात को भी याद रखना। तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलवार और नैनारों ने किया था। अलवार मतलब विष्णु के भक्त, नैनार मतलब शिव के भक्त। अलवार कौन थे? विष्णु के उपासक, नैनार शिव के उपासक। ये आपके क्वेश्चन यहां बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चतुर्वेद की अर्थ क्या है? 4 वेदों के ज्ञाता जो हैं वो चतुर्वेदी हैं। तमिल वेद में कौन सा ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है आपका? तो तमिल वेदों में नल इरा दिव्य प्रबंधनम है, जो अलवार संतों का। किसका है? अलवार संतों का आपका है। और अंडाल नामक जो विष्णु भक्त हैं, तो क्वेश्चन आएगा अलवार महिला भक्त कौन थी? तो ये विष्णु भक्त है अंडाल, ये एग्जाम में आए हुए हैं। करिक्काल अम्मैयार का क्वेश्चन भी बनता है, तो जो आपका नैनार है शिव भक्त, उसमें करिक्काल अम्मैयार महिला भक्त का नाम भी आता है। इसके साथ ही तमिल भक्ति रचनाओं में मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो बौद्ध और जैन धर्म के प्रति विरोध था। तमिलों में मतलब बौद्ध और जैन धर्म का विरोध उस समय राजकीय अनुदान को लेकर हुआ करता था। किन राजाओं ने मंदिर के निर्माण के अनुदान दिया? तो खासकर चोल शासकों ने किया था। एग्जाम में आ जाता है चोल शासकों ने कौन से मंदिर बनवाए बताओ? तो आपका चिदंबरम है, तंजावुर है, गंगेकोंड, चोलपुरम है आपका। ये सारे के सारे आंसर आपके रहेंगे। उसके बाद बताओ अलवार और नैनार संतों ने किसानों का सम्मानित होते। कौन से किसान सम्मानित करते थे? एग्जाम में आंसर लिखना, वेल्लार किसानों द्वारा सम्मानित अलवार और नैनार संत थे। संत कवि अपार सबंदर सुंदरार की प्रतिमाएं किस राजा ने लगवाई थी? तो आपका ये बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चोल सम्राट परांतक प्रथम ने लगवाई थी। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? वासवन्ना ने किया था। यह कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री था। लिंगायत कौन थे? लिंगायत आपके शिव की आराधना करने वाले लिंग के रूप में थे लिंगायत, और जिसकी स्थापना आपको पता ही है वासवन्ना नामक ब्राह्मण ने की थी। लिंगायत आपके आज के कर्नाटक राज्य की बात है, ये कर्नाटक में आपका समुदाय रहता है। उसके अलावा 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास हुआ महाराष्ट्र में। कहां हुआ? तो महाराष्ट्र में आपका भक्ति परंपरा का विकास 13वीं शताब्दी में हुआ। एक अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता। कब जीता? 711 में आपका सिंध को जीता। उलेमा कौन थे? एग्जाम में आ सकता है। इस्लाम के ज्ञाता कह लो, संरक्षक कह लो, अध्यापक कह लो, वो उलेमा होते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में हुई? किसने की? 13वीं शताब्दी में आपका होती, मतलब 1201 से लेकर के कभी भी आपका टाइम पीरियड 13वीं शताब्दी में होती है। किसने जजिया नामक कर लागू करके मुसलमानों द्वारा संरक्षित होने का अधिकार प्राप्त किया? तो भैया जजिया किसे लगाया जाता था और मुसलमान किसे संरक्षण दिया करते थे? तो यहूदी, ईसाई और हिंदू इन पर जजिया कर लगाते थे और मुसलमान शासक इनका संरक्षण करते थे। जीनन शब्द से क्या समझते हो? जीनन शब्द जो उत्पत्ति है वो संस्कृत शब्द से हुई है, और ये पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, हिंदी में गाए जाने वाले भक्ति गीत है। क्या है ये? भक्ति गीत हैं आपके। मातृगृहता क्या है? स्त्रियां विवाह के बाद अपने ही घर में रहती हैं, उसे मातृगृहता कहते हैं। पति के घर में नहीं रहता, पति खुद उसके साथ रहने आ जाता है। मेहराब क्या है? मेहराब आपका प्रार्थना का आला है, जहां पे आपका इस्लाम धर्म में प्रार्थना की जाती है उसे हम मेहराब बोलते हैं। उस समय लोगों का वर्गीकरण किस आधार पे होता था? आपका जन्म के आधार पे आपका वर्गीकरण उस समय हुआ करता था। आज भी यही आपका लगभग है। तुर्की, कजाकिस्तान, फारस से आए लोगों को क्या कहा गया? तो तुर्की लोगों को तुरुष्क कहा गया, कजाकिस्तान लोगों को ताजिक कहा गया, फारसी लोगों को पारसिक कहा गया। जजिया किस पे लगता था? गैर मुसलमान लोगों पर जजिया लगता था। जिम्मी का अर्थ क्या है? जिम्मी का अर्थ है इस्लामी शासकों ने जजिया के माध्यम से जिम्मेदारी ली, मतलब जिम्मेदारी ही जिम्मी शब्द आपका है। मलेच कौन लोग हैं? जो बाहर से आए हैं, अप्रवासी है और संस्कृत भाषा से आपका नहीं बोलते हैं। जो लोग संस्कृत भाषा नहीं बोलते हैं, बाहर से आए हैं, वो मलेच हैं। इसका मतलब शक लोग, कुषाण लोग मलेच हैं ब्राह्मणों के नेतृत्व नजर में। अगला मस्जिद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये कहां पर है? ये इंपॉर्टेंट आपका है। कौन सी आपकी जो मस्जिद है मुकुट का नगीना किस राज्य में है? कहां है? श्रीनगर में है। और श्रीनगर कहां है? जम्मू कश्मीर में। कहां है? जम्मू कश्मीर में आपका ये इलाका है।
सूफी आपका जो लोग हैं, सूफी किसे कहा गया है? तो सूफी आपका जो लोग हैं वो इस्लाम में बढ़ती शक्ति के विरुद्ध आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर बढ़ता झुकाव जो है उसे सूफी कहा गया है। तो यहां पे बताइएगा, बढ़ती शक्ति के विरुद्ध आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव जो है उसे सूफीवाद कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, सूफीवाद का अर्थ क्या है? तो सूफीवाद का अर्थ है सूफ यानी ऊनी वस्त्रे मतलब कपड़े पहनते हैं, और सफा यानी साफ दिल के, तो ऊनी कपड़े पहनने वाले और साफ दिल के लोगों को सूफीवाद कहा गया है। सिलसिला शब्द आपका एग्जाम में आता है, इसका मतलब है जंजीर। जो शेख और मुरीद, शेख मतलब जो है गुरु, मुरीद मतलब उसका अनुयायी मानने वाला, उसके आपका रिश्ते को जोड़ने वाला है, और पहली सबसे मजबूत कड़ी जो है पैगंबर मोहम्मद है शेख और मुरीद में। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, चिश्ती नाम कहां से लिया गया है? तो मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया, चिश्तरी। उसके बाद आपका है, वली क्या है? ईश्वर का जो मित्र है, जो सूफी को अल्लाह के नजदीक लेकर जाता है, वो आपका वली होता है। और इसी वली की आपकी मृत्यु पर मतलब उर्स जो होता है, मान लो कोई भी बाबा है, वो उनकी मृत्यु हुई है तो उनकी बरसी पर किए जाने वाली जियारत को ही उर्स कहा जाता है। ये भी याद रखना, एग्जाम में आता है। तो पीर की दरगाह पर जियारत करने की परंपरा को उर्स कहते हैं, ये बात याद रखिए। बाशरिया मतलब शरिया का पालन करने वाले, बेशरिया जो शरिया का पालन मतलब नहीं करते। और शरिया क्या है? इस्लामी कानून है। क्या है? शरिया आपका जो है वो इस्लामी कानून है। इस्लामी कानून को आपको शरिया कहा जाता है, ये भी याद रखना। उसके बाद आपका 12वीं शताब्दी में भारत में आने वाले सूफी समुदायों में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है? चिश्ती हैं, जो आपके मध्य अफगानिस्तान से आते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया कहां पे आपके हैं? ये आपका दिल्ली में है। आपका ग्यासपुर जो इलाका है आपका पास में ही, लगभग वहीं से आपका निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आपकी है। खानका किसे कहते हैं? तो खानका जो है वो दरगाह है एक प्रकार से आपका, और मुसलमान फकीर, साधुओं और धर्म प्रचारक वहां ठहरते थे। कश्फ उल मजुब किसने किताब लिखी है? ये एग्जाम में भाई ऐसे क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब आप बताओगे भी क्या है इसका आंसर, यार पता ही नहीं है। तो इसका आंसर है अबुल हसन अल हुजविरी, ये आपका आंसर रहेगा। अगला आपका है 48, किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? ये भी एग्जाम में बहुत आता है। गरीब जो नवाज आपके हैं वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दरगाह जो है उन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। उसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सबसे पहले कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक आया था। 14 बार आपका चिश्ती की दरगाह पर कौन गया? तो अकबर गया था भाई। कितनी बार गया? 14 बार गया। उसके बाद कौल का क्या अर्थ है? तो कहावत है। कौल का अर्थ है कहावत या कव्वाल, या गायन की शुरुआत करने को एक प्रकार से कौल कहते हैं, गायन की शुरुआत। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां है? फतेहपुर सिकरी में। कहां है? फतेहपुर सिकरी में है। उलुग खान के नाम से कौन जाना जाता था? सुल्तान गयासुद्दीन जो है वो उलुग खान के नाम से है। कबीर की वाणी आपका 3 प्रस्तन की व्यापक परिपाटियां संकलित किसमें है? तो आपको आंसर बताना है इसमें, कबीर बीजक वाराणसी आदि ग्रंथ में, और कबीर ग्रंथावली। ये भी याद रखो कौन कहां से है। कबीर ग्रंथा बीजक जो है वाराणसी से है, कबीर ग्रंथावली आपके दद्दूपंथ से है और राजस्थान के आपके हैं। उल्टबासी किसे कहा जाता है? तो कबीर की उल्टी आपके प्रकार से कही उक्तियों को उल्टबासी कहा जाता है। कबीर का अरबी में क्या अर्थ है? महान। कबीर का अर्थ है महान अरबी में। कबीर के भक्ति मार्ग पर ले जाने वाले गुरु कौन थे? रामानंद आपके कबीर के गुरु थे। उसके बाद बाबा गुरु नानक का जन्म कब और कहां हुआ था? तो आपका 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में हुआ था, रावी नदी के पास। गुरु नानक का प्रधान सेवक कौन था? मर्दाना, जो कि रबाब क्या बताता था? रबाब बजाकर उनका साथ दिया करता था, इस बात को भी याद रखना। सिखों के आपके 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जन देव थे। आदि ग्रंथ में गुरुवाणी संकलित किसने करवाया आपका? तो ये आपका इसमें आपका गुरु नानक का, बाबा आपका फरीद का, रविदास की वाणी संकलित करवाई थी, और अर्जन देव ने ही करवाई थी ये संकलित आपका। उसके बाद सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर थे आपके। और सिखों के 10वें गुरु आपको गुरु गोविंद साहब थे। और खालसा पंथ का अर्थ है पवित्रों की सेना, जिसकी नींव गुरु गोविंद साहब ने रखी थी। और खालसा पंथ के 5 ककार हैं। कौन कौन से? बिना कटे केश, कृपाण, कच्छ, कड़ा और लोहे का आपका कड़ा, ये 5 ककार हैं। उसके बाद मीराबाई, लगभग आपका बताना है आपको कि भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवित्री कौन थी? तो मीराबाई थी, जो कि मारवाड़, याद आ सकता है कहां की राजकुमारी थी? मारवाड़ की राजकुमारी थी। मीराबाई ने किसे अपना पति मान लिया था? भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो आपके रैदास थे, जो चरमकार थे। इसका मतलब जाति व्यवस्था में मीराबाई विश्वास नहीं रखती थी। कीर्त घोष किसकी काव्य रचना है? शंकर देव की। एग्जाम में आ जाता है किसकी रचना है कीर्त घोष? शंकर देव की। और शंकर देव आपके असम के जो इलाका है असम का, वहां से बिलोंग करते हैं। मीराबाई कहां की राजकुमारी थी? मेड़ता मतलब मारवाड़ के मेड़ता की राजकुमारी थी। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, जिसमें आपका एक प्रकार से कहानी जो है वो प्रेम के बारे में है थोड़ा सा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके जो है अब 7 से बनेंगे और लगभग खत्म हम यहां पे कर देंगे। अब आपका विजयनगर कहां स्थित है? आपका कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के 2 आप क्षेत्र पर स्थित है, जो कि आपको बताना काफी फैला हुआ है, जिसको 1565 में आक्रमण करके लूट लिया गया। अब ये उजड़ सा गया, खत्म सा हो गया है। उसके बाद बताओ सर्वप्रथम आपका विजयनगर के मानचित्र की रचना कब और किसने करी? तो कॉलिन मैकेंजी ने करी थी, आपके अभियंता थे, और 1800 ईस्वी में, मतलब आपकी हम्पी की। उसके बाद है विजयनगर को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम्पी जो है मतलब विजयनगर कह लीजिए। और विजयनगर की स्थापना कब और किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। किसने? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर के शासक क्या उपाधि धारण करते थे? राय। राजाओं को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था, इस बात को भी याद रखना। व्यापारियों के समूह को क्या कहा गया? कुदरई चट्टी। खासकर घोड़े के व्यापारी थे। किसके? घोड़े के व्यापारियों को कुदरई चट्टी कहा गया है। पुर्तगाली भारत कब आए? 1498 में। खासकर वास्को डिगामा। कौन थे? वास्को डिगामा ने भारत की खोज भी की थी, और वही मतलब पुर्तगाली यात्री वही थे। उसके बाद पुर्तगालियों ने वहां कौन से केंद्र स्थापित करे? तो सामरिक केंद्र स्थापित करे थे सबसे पहले। विजयनगर किन वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था? तो मसालों के लिए, वस्त्रों के लिए, रत्नों के लिए। विजयनगर साम्राज्य के समकालीन लोगों ने क्या नाम दिया? तो कर्नाटक साम्राज्ञू। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक साम्राज्ञू नाम दिया है। विजयनगर किन महत्वपूर्ण वंशों में था? सबसे पहले आपका संगम पहला वंश है, दूसरा सुलुभ वंश है, तीसरा तुलुभ वंश है, चौथा अराबिंदु वंश है। इसमें लाइन वाइज नहीं, बट आप याद रखना। उसके बाद राजा कृष्णदेव किस आपके वंश से? तीसरे वंश से, तुलुभ वंश से बिलोंग करते थे। राजा कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में कौन सी कृति की रचना की थी? तो अमुक्त मलयाद की गई, इसकी अमुक्त मलयाद। उसके बाद विजयनगर में सबसे प्रभावशाली आपके 2 मंच कौन से थे? सभा मंडप थे और महानबी डिब्बा, जो कि आपके 9 रोज के त्योहार जो है आपका नवरात्रि हो गया, विजयदशमी हो गया, उसके उपलक्ष्य में बनाया जाता था। राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवन कौन सा? तो लोटस महल है। कौन सा? लोटस महल है। नायक कौन थे? सेना प्रमुखों को नायक, जो सशस्त्र सैनिक रखते हैं, नायक कहा गया है। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। कौन थे? सैनिक कमांडर, इस बात को याद रखना। विजयनगर में प्रसिद्ध मंदिरों के नाम क्या थे? विरूपाक्ष और विट्ठल। विरूपाक्ष जो है वो शिव का है, शिव है, और विट्ठल जो है वो विष्णु का मंदिर आपका है, ठीक है, विष्णु का है। तो मतलब ये एक प्रकार सांस्कृतिक विविधता को अपना रहे थे। दक्षिण के मंदिर में ऊंचे ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता? गोपुरम। इसमें राय गोपुरम सबसे महत्वपूर्ण गोपुरम का उदाहरण मिलता है हमें। अगला है महानबी डिब्बा क्या था? तो विशालकाय मंच था, जो 11,000 आपका फीट का आधार था, बेस था, और ऊंचाई इसकी 40 आपकी फीट लगभग थी, और लकड़ी की संरचना थी ये। महानबी डिब्बा किस लिए था? तो ये सितंबर अक्टूबर में मनाए जाने वाला आपका त्योहार था, जो 10 दिन या 9 दिन लगभग मनाते थे, जिसमें दशहरा, दुर्गा पूजा, रामनवमी जैसे त्योहार मनाए जाते थे। विजयनगर साम्राज्य की सबसे विशालकाय आपका डिवीजन कौन सा था? तो मंडलम था। क्या था? मंडलम। दक्कन और बहमनी राजधानी के संस्थापक कौन थे? तो हसन गंगू थे आपके। विजयनगर की खोज किस नदी के आप किनारे हुई थी? तुंगभद्रा की नदी किनारे हुई थी। बहमनी राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो गुलबर्ग था। क्या था? गुलबर्ग। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल डिफरेंट और एग्जाम में आते हैं। विजयनगर आपका बहमनी राज्य के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? रायचूर दो आप जो है वो अब बहमनी भी लेना चाह रहे थे, विजयनगर वाले भी रखना चाह रहे थे अपने पास ही। हजार राम मंदिर का प्रयोग कौन करता था? तो राजा का परिवार अपने लिए किया करता था। तालीकोटा का युद्ध क्या था? भाई 1565 में आपका तालीकोटा का युद्ध, अगर आपसे बोलेगा तालीकोटा का युद्ध क्या था, तो आपका इसको 1565 में आपका हुआ था, जिसमें राम राय की बेवकूफी की वजह से हुआ था, जिसे हम तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं और राक्षसी तागड़ी भी कहते हैं। राक्षसी तागड़ी युद्ध भी आपका यही वाला है, इस बात को याद रखना। राम राय की बेवकूफी की वजह से तीनों सुल्तानों ने हमला कर दिया, जिसमें गोलकुंडा, विजयनगर और अहमदनगर ने हमला कर दिया था। अमर नायक प्रणाली क्या है? तो ये आपकी दिल्ली की एकता प्रणाली से मिलती जुलती है, जिसमें ये सैनिक कमांडर आपके हुआ करते थे। विजयनगर की किलेबंदी किस प्रकार थी? तो आपको बताना है कि किलेबंदी बहुत विशाल थी, बहुत बड़ी थी। अब्दुल रजाक जो है 7 घेरों का, एग्जाम में याद रखना, 7 घेरों का उल्लेख करते हैं, जिसमें शहरी केंद्र, जंगल, औंगल जो आपके हैं, बगीचे सबको घेरा गया था, कृषि क्षेत्र को भी। सामान्य नगर वासियों के लिए पानी के स्रोत क्या थे? तो कुएं, बरसात के पानी और जलाशय, आपके मंदिर के जलाशय लगभग हुआ करते थे। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति को चौंकाने वाला वर्णन क्या है? तो विजयनगर जो है तुंगभद्रा, याद रखना, उत्तर पूर्व में तुंगभद्रा नदी, और उसके साथ ही आपका चारों ओर प्राकृतिक ग्रेनाइट का कुंड बना रखा था। ये आपकी विशेषता इसकी विजयनगर की रही, इस बात को याद रखना। कमलपुलम जलाशय क्या था? बताइएगा। एक महत्वपूर्ण आपका हौज था, हौज जिसे कहते हैं आपका। ये 15वीं शताब्दी में आपका शुरू हुआ। इस नहर से माध्यम से राज के केंद्र तक लगभग जो पानी है ले जाया जाता था। एग्जाम में आता है हीरिया नहर आपका है, तो महत्वपूर्ण आपकी जल संपदा थी, इसके भाग अवशेष देखने को मिलते हैं। हम्पी नामक अभिभार कहां हुआ? तो हम्पी जो आपका है जहां पर मात्र देवी या पंपा देवी से जुड़ा हुआ है। हम्पी जो अभिभार है वो स्थानीय देवी पंपा देवी से जुड़ा हुआ है।
घोड़ों का आयात कहां से होता था? अरब और मध्य एशिया से आपका होता था। राजा कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पे कौन सा उपनगर बनाया? तो आपका नगलपुरम बनाया, ये भी याद रखना। उसके बाद अगर आपसे बोलेगा राक्षी तागड़ी जो युद्ध है किसके नेतृत्व में? तो राम राय के नेतृत्व में था और हार गए थे, बेवकूफी थी वो बिल्कुल। इंडो और इस्लामिक शैली क्या है? तो इंडो इस्लामिक शैली में किलेबंदी जो है, प्रवेश द्वार जो है, गुंबद और मेहराब तुर्की और सुल्तानों के मतलब तरीके से बनवाया गया। कला के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इंडो इस्लामिक शैली जो होती है, जिसमें इंडिया के और बाद के इस्लामिक जो आपके जो शासक रहे उनको मिला करके दोनों की जो शैलियों का प्रयोग हो उसको इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। सबसे पहला वंश कौन था? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, संगम वंश है। अमर शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब है समर, और समर का अर्थ होता है लड़ाई और युद्ध, ये संस्कृत का शब्द है। विरूपाक्ष मैंने स्टार्टिंग में बताया था, विरूपाक्ष जो है वो शिव को कहा जाता है। दक्षिण में किन राजवंशों का निर्माण, जो मंदिर के निर्माण का श्रेय जाता है? तो पल्लव, चालुक्य, होयल और चोल वंश को जाता है। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों का क्या महत्व था? तो आपको बताना है आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में ये जाने जाते थे। और अगर आपसे क्वेश्चन आएगा विजयनगर के किस देवता की ओर शासन का वो दावा करते थे कि हम इस देवता की तरफ से शासन कर रहे हैं, तो विरूपाक्ष जो भगवान शंकर है उनकी तरफ से दावा कर रहे हैं ये लोग। शासकीय आदेश सामान्यतः शब्द अंकित होते हैं किस पर? विरूपाक्ष शब्द जो है वो अंकित होता करते थे और कन्नड़ लिपि में आपका था। हिंदू सूत्र राणा का प्रयोग किस लिए होता था? तो हिंदी में आपका जो सुल्तान है, हिंदू सुल्तान, ये आपका हिंदू सुल्तान के लिए हो रहा है, ठीक है, इस वक्त का प्रयोग है। विट्ठल किसका रूप माने जाते थे? विट्ठल आपका विष्णु का रूप माने जाते थे। क्वेश्चन बोलेगा हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया? तो आपका 1976 में। लेकिन यूनेस्को ने कब घोषित किया? तो आपका 1986। ऊपर वाले का 76 होगा, नीचे वाले का 1986 रहेगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब किसने की? 1206 में आपकी की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 15वीं शताब्दी में किन यात्रियों ने विजयनगर की यात्रा करी? इटली के आपके निकोलो के दांते, फारस के राज अब्दुल रजाक और रूस के व्यापारी अफनानी निकितन ने की थी। ये भी याद रखो कौन कहां से है? इटली के देकांतो है, फारस के अब्दुल रजाक है, रूस के आपका अफनानी निकितन है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल के कौन से यात्री आपके विजयनगर आए थे? दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नांडो नूनिन, ये तीनों के तीनों याद रखो कहां से हैं? पुर्तगाल से हैं। अब्दुल रजाक ने क्या करा? किलेबंदी का विवरण करा। डोमिंगो पेस ने कृष्णदेवराय का वर्णन करा। फर्नांडो न्यूज ने बाजार के बिकने वाले सामान का, और बारबोसा ने सामान्य लोगों के आवासों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन आपका है किस मंदिर की आंतरिक दीवारों का रामायण के दृश्य उत्कीर्ण थे? हजारा राम मंदिर में उत्कीर्ण थे। ये आफ्टर सिंपल क्वेश्चन आंसर्स है, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप तक ऐसी अमेजिंग वीडियोस पहुंचती रहें।